हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। चलिए अगर हम लोग बात करें तो बेटा सबसे पहला पॉइंट, प्लीज सबसे पहला पॉइंट, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका फर्स्ट लेक्चर है अभी आज? आपसे अभी मेरी बात हुई है, आपका भी फर्स्ट है, आपका भी फर्स्ट है। अभी प्रीवियस कोई लेक्चर देखा नहीं देखा? नहीं देखा। अब एक मिनट सुन लीजिए, वो स्टूडेंट जिनके फर्स्ट लेक्चर है प्लीज सुन लीजिए, जिन्होंने अभी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा। कुछ टॉपिक जो आज का लेक्चर के अंदर, ठीक है, जो हम लोग पढ़ेंगे उस टॉपिक का प्रीवियस लेक्चर से थोड़ा सा लिंकेज आएगा। इन केस कोई भी प्रॉब्लम आती है, कहीं भी कोई डाउट आता है, तो लेक्चर के बाद एक बार ही मेरे से कंफर्म कर लेना, पूछ लेना। दूसरा पॉइंट, प्रीवियस जो भी लेक्चर है वो किस तरीके से कंप्लीट करना है, लेक्चर के बाद एक बार ही मेरे से बात करिएगा, ठीक है, मैं आपको गाइड कर दूंगा। अब सबसे पहला पॉइंट, जितने भी स्टूडेंट्स ने लेक्चर अटेंड किया था, तो लास्ट लेक्चर की अगर हम लोग बात कर रहे थे तो लास्ट लेक्चर में वापस सुन लीजिए, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग कौन सा फंक्शन पढ़ रहे थे बेटा? रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो बिना देखे अगर मैं बात करूं तो रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को रिकॉल कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मतलब क्या होता है? मतलब होता है जो इनकम है वो इक्वल डिवाइड होनी चाहिए किसके बीच में? रिच एज वेल एज पुअर के बीच में। वापस सुन लो, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मतलब होता है जो इनकम होती है वो रिच और पुअर के बीच में इक्वल क्या होनी चाहिए बेटा? डिवाइड होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं इनकम रिच और पुअर के बीच में इक्वल डिवाइड नहीं होती, सर इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं बात करूं रिच रिच होता रहता है और अगर पुअर पुअर होता रहता है तो बेटा इनकम दोनों के बीच में इक्वल डिवाइड नहीं हुई। तो बेटा क्या होता है, एक प्रॉब्लम आती है जिसको हमने देखा था, दैट इज प्रॉब्लम इज स्क्यूड। स्क्यूड का मतलब है इनकम क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। सोच के देखो, रिच रिच होता जा रहा है और पुअर पुअर होता जा रहा है, तो बेटा मुझे बताओ दोनों के बीच में इनकम बैलेंस है या नहीं है? नहीं है। इसका मतलब इनकम एक तरफ क्या हो जाएगी? झुक जाएगी, ठीक है। इसको हमने देखा था, इसको हम लोग क्या बोलते थे बेटा? स्क्यूड। स्क्यूड मतलब इनकम एक तरफ क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी। फिर मैंने आप लोगों को एक सेकेंड पॉइंट और बताया था, याद करो, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में गवर्नमेंट कौन से क्वेश्चन पे काम करती है? फॉर होम टू प्रोड्यूस। कितने क्वेश्चन से? 4। पहला हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच रिसोर्सेज शुड बी सेट अपार्ट फॉर फ्यूचर ग्रोथ कैपेसिटी। तो बेटा रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में गवर्नमेंट कौन से क्वेश्चन पे काम करती है? फॉर होम टू प्रोड्यूस। फिर इसके बाद मैंने एक चीज और बताई थी, रिच और पुअर के बीच में, वापस से याद करो बेटा, रिच और पुअर के बीच में जो इनकम है वो कैसी होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस का मतलब ऐसा ना हो कि रिच रिच होता रहे और पुअर पुअर होता रहे। तो बेटा गवर्नमेंट क्या करता है? गवर्नमेंट रिच लोगों से क्या वसूलता है? टैक्स। लेकिन टैक्स नहीं बोलते थे, प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब है जैसे जैसे रिच लोगों की इनकम क्या होती रहेगी? बढ़ती रहेगी, उनसे टैक्स भी क्या होता रहेगा? बढ़ता रहेगा। तो बेटा दोनों के बीच में इनकम को बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या यूज किया? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब है रिच लोगों से टैक्स को वसूलना और पुअर को वो टैक्स प्रोवाइड करना इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज। तो याद रखना, दो मैंने इंस्ट्रूमेंट बताए थे आप लोगों को, अगर याद हो। पहला इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़ा था प्रोग्रेसिव टैक्सेशन और दूसरा इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको बताया था सब्सिडीज। अब याद करके बताओ, अगर गवर्नमेंट क्या वसूल रहा है बेटा? टैक्स। तो टैक्स बेटा गवर्नमेंट के लिए, वापस टैक्स गवर्नमेंट के लिए रिवेन्यू है या एक्सपेंडिचर? इसका मतलब अगर गवर्नमेंट किसी से टैक्स वसूल रहा है तो बेटा वो गवर्नमेंट के लिए रिवेन्यू हुआ ना, खर्चा तो नहीं हुआ। तो बेटा जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होता है ये कौन सी साइड को रिप्रेजेंट करता है? रेवेन्यू साइड। लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करा रहा है बेटा? सब्सिडीज। तो सब्सिडीज गवर्नमेंट के लिए खर्चा है। क्यों? अगर गवर्नमेंट बेटा पब्लिक को सब्सिडी देता है तो एक तरीके से गवर्नमेंट का खर्चा हो रहा है। तो सब्सिडी कौन सी साइड को रिप्रेजेंट करता है? एक्सपेंडिचर साइड। 3 पॉइंट याद है यहां तक? अच्छी बात है। इसके बाद मैंने आपको कुछ एम पढ़ाए थे, दैट इज डिफरेंट एम्स ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। बिल्कुल सिंपल था। पहला रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का एम होता है इक्वल क्या करे? इनकम को डिवाइड करें बिटवीन रिच एंड पुअर। दूसरा एम पढ़ा था सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर का मतलब रिच लोगों से टैक्स को क्या किया जाए? वसूला जाए। किसको दिया जाए?
पुअर को दिया जाए, जिससे पुअर क्या हो, थोड़े से अपलिफ्ट। तीसरा मैंने बताया था सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब मैंने आपको बताया था कि पुअर लोगों को यह लगेगा कि एटलीस्ट उनके अकाउंट में हर महीने 500 रुपए या 1000 रुपए जो भी गवर्नमेंट क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, जिससे उनकी सोशल जो नीड, दैट इज बेसिक नीड्स क्या होती रहेंगी, फुलफिल। और चौथा मैंने बताया था, वही पॉइंट लिख दिया था, इक्वालिटी ऑफ इनकम बिटवीन रिच एंड पुअर। यहां तक याद है सबको? अब एक बात और बताओ, आप सबसे पूछ रहा हूं, कल आप सब लोगों की डांट पड़ी है, होमवर्क क्यों नहीं करा? कल अमित सर ने आई थिंक आप लोगों को डांटा है थोड़ा सा, ये जस्ट मुझे बोलना पड़ रहा है। मैंने आप लोगों को एक चीज स्टार्टिंग में बोली थी, वापस बोल रहा हूं, एक चीज, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी लेके आनी पड़ेगी। अगर आपके अंदर डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी है तो आपको कोई नहीं रोक सकता आपके गोल को अचीव करने से। उसके लिए थोड़ी सी बेटा मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं वापस बोल रहा हूं, अभी मेहनत कर सकते हो, फ्यूचर में मेहनत नहीं होगी, अननेसेसरी फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। तो बेटा अगर आपको कोई होमवर्क दिया जा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि सर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, उसके लिए तो है ना, आप ट्राई तो करिए एटलीस्ट घर पे जाके। अगर आप लोग घर पे जाके समय नहीं देंगे तो मैं आज बोल रहा हूं आप लोगों को फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगी। तो इसको जितना जल्दी अपने दिमाग में डाल लो उतना बेहतर है। हम सब लोग भी यही चाहते हैं कि आप सब लोग सीए इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंचें। उसके लिए बेटा हमारे साथ आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं वापस बोल रहा हूं, आफ्टर ऑल एग्जाम बेटा आपको देने हैं, होमवर्क बेटा आपको मिलता है, एटलीस्ट ट्राई तो करिए। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तो बेटा ये आपको पता नहीं चलेगा कि आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, पूछिए, क्लास के अंदर पूछिए, क्लास के बाद पूछिए, लेकिन आप लोग जब तक अपने एफर्ट्स नहीं डालेंगे तो एक चीज वापस बोल रहा हूं, मैं आज आपको बोल रहा हूं, अगर आप लोग एफर्ट्स नहीं करेंगे तो बेटा कहीं ना कहीं आगे जाके नेगेटिव हो जाएगा रिजल्ट, और वो नहीं चाहता कोई भी। पीछे आगे आ जाओ, स्पेस है, अननेसेसरी क्यों बैठो पीछे? ये फैन क्यों नहीं ऑन हो रखा पीछे का? वहां से नहीं है, यहीं से कहीं से स्विच है। आगे आओ, इधर आओ। अब चलिए, अभी तक अगर हम लोग बात करें, बस अब थोड़ी देर के लिए बातें बंद, और प्लीज नेक्स्ट टाइम से फर्स्ट और लास्ट था ये सोच लो, जो हुआ वो फर्स्ट और लास्ट था। प्लीज अब से आपको जो भी होमवर्क मिल रहा है, जो भी आपको क्लास के अंदर कराया जा रहा है, प्लीज उसको एक बार रिवाइज करिए। रिवाइज करने के साथ साथ थोड़ा सा टाइम अपने सब्जेक्ट पे दीजिए घर के अंदर भी। अब वापस आ रहे हैं सर, मैंने आप लोगों को रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, अभी वो रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। मैंने रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के अंदर आप लोगों को कुछ क्या पढ़ाए थे, लास्ट में एम्स पढ़े थे। अगर मैं बात करूं, हम लोगों ने जो भी रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के एम्स पढ़े थे, अब देखो जरा, मैंने इसके अंदर आपको एक ही चीज बताई थी कि इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए बेटा, इक्वल। इक्वल का सिंपल सा मतलब है इक्वालिटी ऑफ इनकम बिटवीन रिच एंड पुअर। सेकेंड हमने पढ़ा था सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर का मैंने मतलब बताया था, रिच लोगों से टैक्स को वसूलो और पुअर को सब्सिडी की फॉर्म में दो। कौन करेगा? गवर्नमेंट, जिससे जिससे पुअर लोग थोड़े से क्या होंगे बेटा, अपलिफ्ट। ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा था सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का सिंपल सा मतलब है, अगर पुअर लोगों को लग रहा है कि उनके अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए आ रहा है, तो एटलीस्ट उनके दिमाग में थोड़ी सी क्या बनी रहेगी, सिक्योरिटी, कि उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो हर महीने कौन फुलफिल कर रहा है, गवर्नमेंट। कैसे? उनके अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए 1500 रुपए गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करा रहा है, एक तरीके से सब्सिडीज। इसके बाद मैंने एक पॉइंट और बताया था, रिच और पुअर के बीच में इनकम कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यहां तक याद है सबको? अब सुनो जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो एम है, वापस ये जो एम है रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का, इस एम को गवर्नमेंट क्या करेगा, इस एम को गवर्नमेंट अचीव करने के लिए क्या करेगा बेटा, बहुत सारे टूल्स या बहुत सारे क्या यूज करेगा, इंस्ट्रूमेंट्स।
अब मुझे सोच के बताइए बेटा, गवर्नमेंट को रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में आना पड़ेगा, हां या ना? कौन बोलता है? रिचर्ड मसग्रेव बोलता है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में गवर्नमेंट को आना पड़ेगा, और गवर्नमेंट जब रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में आएगा तभी ये सारे क्या अचीव हो पाएंगे? एम। तो इन एम्स को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में आता है, और कैसे वो इन एम्स को अचीव करता है, उसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे क्या यूज करता है? टूल्स एज वेल एज इंस्ट्रूमेंट्स। तो अब आप क्या पढ़ रहे हैं बेटा? डिफरेंट टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स जो गवर्नमेंट कौन से फंक्शन में यूज करता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में यूज करता है, जिससे गवर्नमेंट इनकम को इक्वली क्या कर पाए? डिवाइड कर पाए बिटवीन रिच एंड पुअर। तो सिंपल सा मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में गवर्नमेंट कैसे काम करता है। अब देखो, बिल्कुल सिंपल है। मैंने आपको दो फंक्शन, दैट इज दो टूल पहले पढ़ाए थे। सबसे पहला टूल है गवर्नमेंट बेटा कौन सा टूल यूज करेगा? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब बेटा गवर्नमेंट रिच लोगों से टैक्स को क्या करेगा? वसूलेगा, और किसको प्रोवाइड कराएगा? पुअर को प्रोवाइड कराएगा इन दी फॉर्म ऑफ सब्सिडीज। तो दो इंस्ट्रूमेंट। पहला इंस्ट्रूमेंट, इनकम को इक्वल डिवाइड करने के लिए रिच लोगों से गवर्नमेंट वसूलेगा क्या? टैक्स, और किसको प्रोवाइड कराएगा? पुअर लोगों को इन दी फॉर्म ऑफ सब्सिडीज। तो दो पॉइंट तो बिल्कुल सिंपल। तीसरा टूल, अब मुझे बस सोच के बताओ, सब्सिडीज जो गवर्नमेंट पुअर लोगों को देता है, उन सब्सिडीज में क्या गवर्नमेंट फ्री में राशन बांट सकता है? कोविड के दौरान तुमने देखा होगा गवर्नमेंट ने उन लोगों को, दैट इज जिनको हम लोग बीपीएल बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको फ्री में फूड ग्रेन्स बांटे थे, राशन बांटा था, हां या ना? सोच के देखो, गवर्नमेंट राशन बांट रहा है, फूड बांट रहा है, किसको बांट रहा है? बीपीएल वाले लोगों को। उस फूड के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आ रहा है? इसका मतलब रिच लोगों से गवर्नमेंट ने क्या वसूला? किसको दिया? पुअर को इन दी फॉर्म ऑफ सब्सिडीज। अब सब्सिडीज कैसे देता है? फूड ग्रेन्स दे सकता है। फूड ग्रेन्स का मतलब राशन बांट सकता है उन लोगों को जिनको हम लोग यहां पे क्या बोल रहे हैं? बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। दे सकता है, हां या ना? इसके साथ साथ कहीं ना कहीं वापस इसके साथ साथ क्या गवर्नमेंट पुअर लोगों को मॉनेटरी हेल्प कर सकता है? दैट इज, मैंने अभी आपको बताया, कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे ओल्ड लोग होते हैं जिनका कोई नहीं होता, जो ओल्ड एज होम में रहते हैं, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास इनकम का साधन नहीं है। अब मुझे बताओ, उनके अकाउंट में गवर्नमेंट हर महीने 1000 रुपए 1500 रुपए ट्रांसफर करता है, यस या नो? तो एक तरीके से बेटा गवर्नमेंट बीपीएल वाले लोगों को क्या दे रहा है? मॉनेटरी हेल्प दे रहा है, पैसा ट्रांसफर कर रहा है उनके अकाउंट में। अब मुझे सोच के बताओ, ये मॉनेटरी हेल्प जो गवर्नमेंट बीपीएल वाले लोगों को दे रहा है, पैसा गवर्नमेंट के पास कहां से आ रहा है? टैक्स से आ रहा है, यस या नो? इसके अलावा बेटा गवर्नमेंट एक चीज और करता है जिसको गवर्नमेंट बोला गया यहां पे एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन। इसका मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं, दैट इज जिनको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन देता है। एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन का सिंपल सा मतलब है बीपीएल लोगों को, दैट इज बिलो पॉवर्टी लाइन, कुछ हैं लोग जिनको गवर्नमेंट एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट में भी क्या दे रहा है? रिजर्वेशन। इसके अलावा बेटा कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट, वापस बोल रहा हूं, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स भी मिलते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। सर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स का मतलब क्या है? जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास जॉब नहीं है। सर क्यों नहीं है? उनके पास साधन नहीं था पढ़ने का, उनके पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं थी, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो कौन से लोग थे? बिलो पॉवर्टी लाइन। तो बेटा गवर्नमेंट उनको अनएम्प्लॉयमेंट क्या देता है? बेनिफिट्स। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स कैसे दे सकता है? हर महीने उनके अकाउंट में कुछ पैसा क्या करेगा? गवर्नमेंट ट्रांसफर करेगा। सोच के देखो, ये तुम पढ़ क्या रहे हो? ये तुम पढ़ रहे हो रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में गवर्नमेंट के रोल्स। अब मुझे बताओ, गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में करना क्या चाहता है? इनकम को इक्वल क्या करना चाहता है?
डिवाइड, इसका मतलब रिच और पुअर के बीच में क्या बनाना चाहता है, बैलेंस। कैसे बनाएगा बैलेंस, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, इसका मतलब टैक्स किससे वसूलेगा, रिच से। उस टैक्स को किसको देगा, इन द फॉर्म ऑफ, अब सब्सिडीज में क्या कर सकता है, फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स का सिंपल सा मतलब फ्री में राशन बांट सकता है, ठीक है। साथ साथ मॉनेटरी हेल्प कर सकता है। मॉनेटरी हेल्प का मतलब उनके अकाउंट में कुछ पैसा हर महीने क्या करेगा, ट्रांसफर। इसके अलावा बेटा इसी को इन्होंने क्या लिख दिया, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मतलब जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, जिन लोगों के पास कुछ साधन नहीं है, उनके अकाउंट में हर महीने पैसे ट्रांसफर करेगा। साथ साथ कहीं ना कहीं बेटा एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन भी है। एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन का मतलब होता है कुछ कोटा फिक्स कर दिया जाता है उन लोगों के लिए जिनके पास साधन नहीं था हायर एजुकेशन अचीव करने का। तो एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन भी गवर्नमेंट देता है बीपीएल लोगों को, जिसकी वजह से रिच और पुअर के बीच में जो क्या हो रहा था, स्क्यूड हो रहा था इनकम, वो क्या हो जाए, बैलेंस। आई होप यहां तक क्लियर है। इसके अलावा एक काम और करता है, लेकिन पहले ये 6 पॉइंट अपडेट करो। अब तुमने हेडिंग क्या डालनी है, तुमने हेडिंग डालनी है, वापस सुन लो, टूल्स स्लैश इंस्ट्रूमेंट्स। हेडिंग क्या डालनी है प्लीज सुन लो, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में ही है आप लोग। टूल्स स्लैश इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड बाय गवर्नमेंट इन रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। टूल्स स्लैश इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड बाय गवर्नमेंट इन रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये मैंने तुम्हारे को जो हेडिंग डलवाई है, अब इस हेडिंग के अंदर तुम्हें एक लाइन लिखनी है पहले। अब जो लाइन तुम्हें लिखवा रहा हूं वो ध्यान से लिखिएगा। तो एक बात याद रखना, ये सारे टूल्स, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट यूज करता है रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में, जिससे इनकम को क्या कर पाए, बैलेंस, जिसमें कहीं ना कहीं रिच और पुअर के बीच में जो गैप है उसको क्या कर पाए, कम। अब इसका मतलब क्या है सुनो, इसमें एक लाइन लिखवा रहा हूं, पहले लिखो। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, इनको एग्जाम्पल्स बोल रहे हैं तुम्हारे मॉड्यूल, दैट इज दीज आर दी एग्जाम्पल्स जिनके थ्रू गवर्नमेंट रिच और पुअर के बीच में इनकम को क्या करता है, बैलेंस। तो इसमें एक लाइन लिखो, अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ redistribution function, a few examples of redistribution function performed by government are, a few examples of redistribution function performed by government are, that is बहुत सारे ऐसे examples हैं जो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कौन से फंक्शन में परफॉर्म कर रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब एक एक करके एग्जांपल्स लिखो 1 2 3 4 पॉइंट्स में। फर्स्ट लिखो, अब ध्यान से लिखना, फर्स्ट लिखो टैक्सेशन पॉलिसी, और टैक्सेशन पॉलिसी के अंदर नाम आएगा प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। तो जैसे लिखवा रहा हूं लिखो, टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट वेयर बाय, इंपॉर्टेंट है ये लाइन, टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट वेयर बाय प्रोग्रेसिव टैक्सेशन ऑफ रिच, वेयर बाय प्रोग्रेसिव टैक्सेशन ऑफ रिच इज कंबाइंड विद, progressive taxation of rich is combined with provision of subsidy, progressive taxation of rich is combined with provision of subsidy। किसको देगा सब्सिडी, टू पुअर हाउसहोल्ड्स, टू पुअर हाउसहोल्ड्स। आगे लाइन समझ, दो वर्ड को अंडरलाइन करो, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन और सब्सिडीज। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन और सब्सिडीज। अब एक मिनट, अब ध्यान से सुनना सेकंड एग्जांपल। पहला लाइन क्लियर है सबको, अरे बोलिए। अब टैक्स को जब गवर्नमेंट क्या कर लेता है, वसूल लेता है,
जिसको बोला जा रहा है टैक्स को गवर्नमेंट ने क्या कर लिया, वसूल लिया। अब ध्यान से सुनो, अगर गवर्नमेंट ने रिच लोगों से वापस, अगर गवर्नमेंट ने रिच लोगों से टैक्स को क्या किया बेटा, वसूला है, तो उस टैक्स को किसको देगा गवर्नमेंट, पुअर को देगा इन द फॉर्म ऑफ। तो सेकंड पॉइंट क्या लिख रहा है, प्रोसीड ऑफ टैक्सेशन। प्रोसीड ऑफ टैक्सेशन का मतलब जो टैक्स गवर्नमेंट ने रिच लोगों से लिया, अब उस टैक्स को क्या करेगा, आगे देगा, किसको देगा, पुअर लोगों को देगा इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज। तो सेकंड पॉइंट जो लिखवा रहा हूं लिखो, प्रोसीड फ्रॉम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, प्रोसीड फ्रॉम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। इसका मतलब जो भी टैक्स वसूला है गवर्नमेंट ने, अब वो आगे दे रहा है किसको, पुअर को। अब कैसे दे सकता है, इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी। सब्सिडी में क्या क्या आ सकता है, फूड ग्रेन्स दे सकता है, मॉनेटरी हेल्प कर सकता है, हाँ या ना। इसके अलावा एक चीज और बताई, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। तो अब यही लिखवा रहा हूं, ध्यान से लिखना, प्रोसीड फ्रॉम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग पब्लिक सर्विस। इसका मतलब जो टैक्स आया वो टैक्स आगे दे रहा है इन दी फॉर्म ऑफ मॉनेटरी, जिसको ये फाइनेंसिंग पब्लिक सर्विस बोल रहे हैं। स्पेशली दोज विच आर लो इनकम households, which are low income households। आई लाइन समझ, टैक्स को क्या करा बेटा, टैक्स को क्या करा, वसूला, किसको दिया, लो इनकम हाउस होल्ड, और कैसे दिया, इन दी फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। लिखा है ना वर्ड, अंडरलाइन करो यहां पे प्रोसीड फ्रॉम वर्ड को, और आगे अंडरलाइन करो फाइनेंसिंग पब्लिक सर्विस। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। थर्ड, अब सब्सिडी दे रहा है, पैसा तो दे रहा है इन दी फॉर्म ऑफ मॉनेटरी, साथ साथ फूड ग्रेन्स भी तो दे सकता है। तो थर्ड लिखो, थर्ड, सप्लाई ऑफ इसेंशियल फूड ग्रेन्स, सप्लाई ऑफ इसेंशियल फूड ग्रेन्स किसको देगा बेटा, टू बीपीएल हाउस होल्ड्स। सप्लाई ऑफ इसेंशियल फूड ग्रेन्स टू बीपीएल हाउस होल्ड्स। अंडरलाइन कर लो फूड ग्रेन्स। नेक्स्ट क्या देगा एम्प्लॉयमेंट में, क्या दे रहा है, रिजर्वेशन। सबको दे रहा है या कुछ लोगों को, तो लिखो नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन, एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन टू सर्टेन सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन, एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन टू सर्टेन सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन, एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन टू सर्टेन सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन। सबको नहीं दे रहा रिजर्वेशन, कुछ सेगमेंट को दे रहा है रिजर्वेशन गवर्नमेंट। नेक्स्ट यहां पे अंडरलाइन करो एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन, पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन। नेक्स्ट और क्या दे रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट कैसे दे रहा है, हर महीने अकाउंट में क्या कर रहा है, कुछ पैसा ट्रांसफर कर रहा है, तो यही बोल रहा है। नेक्स्ट लिखो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। अब कैसे करेगा अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, ट्रांसफर क्या करेगा, ट्रांसफर क्या कर रहा है, पैसा, पैसे को फंड्स बोल सकता हूं, तो लिखो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स एंड ट्रांसफर पेमेंट, एंड ट्रांसफर पेमेंट टू प्रोवाइड सपोर्ट, टू प्रोवाइड सपोर्ट टू टीओ, टू प्रोवाइड सपोर्ट टू लो इनकम, to provide support to low income households,
अंडरलाइन करो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। अब एक पॉइंट और है, ध्यान से सुनना जरा, जिसमें इंपॉर्टेंट वर्ड लिखवा रहा हूं। अब एक मिनट, एक लास्ट पॉइंट और है, खत्म है ये। अब देखो गवर्नमेंट, बेटा गवर्नमेंट एक तरीके से और काम करता है जिससे रिच और पुअर के बीच में जो इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। सर गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट करता है रेगुलेट एज वेल एज सेल। ध्यान से सुनो, गवर्नमेंट करता है रेगुलेट एंड सेल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, या सिंपल वर्ड में मैंने लिखा मैन्युफैक्चर ऑफ सर्टेन गुड्स। ध्यान से सुनना, अब इस लाइन को कैसे समझाया गया। देखो गवर्नमेंट कुछ काम और करता है जिससे रिच और पुअर के बीच में बैलेंस बना रहे। अब वो क्या लिखा है यहां पे, रेगुलेट एंड सेल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सर्टेन गुड्स। सर इसका मतलब क्या है, सोच के देखो, तुम सबको पता होगा कोविड किस टाइम पे क्या बोला गया था, कौन सा मास्क यूज किया जाए, पता है किसी को? सबसे ज्यादा, सुन लो ध्यान से, कोविड के टाइम पे हर डॉक्टर सब लोग बोल रहे थे कि जो मास्क सबसे ज्यादा बढ़िया है वो मास्क कौन सा यूज किया जाए, N95। अब मुझे बताओ, सब लोग उस टाइम पे डरे हुए थे ना कि ये एक तरीके से एक डिजीज आई है जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है लोगों के बीच में। सोच के देखो, गवर्नमेंट ने बोला जो मास्क है कोविड के अगेंस्ट वो बेटर कौन सा है, N95। अब मुझे सोच के बताना, N95 सपोज करो N95 को जो बना रहा है, दैट इज N95 मास्क कोई ना कोई तो बना रहा होगा ना। अब जब गवर्नमेंट बोल रहा है N95 मास्क को यूज करो, तो कहीं ना कहीं इस मास्क की बहुत ज्यादा क्या बढ़ रही होगी, डिमांड बढ़ रही होगी, हां या ना? सब लोग इस मास्क को खरीदने के लिए भाग रहे होंगे। अब सोचो इस मैन्युफैक्चरर ने क्या करा, इसको दिखा भाई सब लोग ये मास्क खरीदना चाह रहे हैं, इसने जो एक्चुअल में इसके प्राइस 100 रुपए होने चाहिए उसको कर दिया 500। यही होता है। सोच के देखो, मुझे N95 मास्क ज्यादा बिक रहे होंगे। कौन बोल रहा था, गवर्नमेंट बोल रहा था कि इस कोविड के बचने के लिए आपको ये मास्क यूज करना चाहिए। अब सपोज करो जो मैन्युफैक्चरर है वो N95 मास्क जो बनाता है उसकी एक्चुअल में मार्केट में कॉस्ट कितनी थी, 100 थी, लेकिन इस मैन्युफैक्चरर को दिखा इस मास्क की क्या बढ़ गई, अब डिमांड बढ़ गई, तो इसने 100 रुपए से प्राइस क्या कर दिए, 500। ठीक है, 500 कर दिए। बेटा जिनके पास पैसा है वो तो खरीद रहे, लेकिन वो लोग जो लो पॉवर्टी में आता है, दैट इज BPL, वो इस मास्क को क्या नहीं कर पा रहे थे, परचेज या अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो मुझे सोच के देखो, गवर्नमेंट ने इस कंपनी, इस मैन्युफैक्चरर के ऊपर क्या लगाया, रेगुलेशन। सुन भाई सुन, N95 मास्क सबके लिए जरूरी है, रिच के लिए भी उतना जरूरी है, पुअर के लिए भी उतना जरूरी है। तो इसके प्राइस को जो हम बोलेंगे इसका प्राइस आप वो रखोगे। तो मुझे देखना मैंने क्या लिखा, गवर्नमेंट ने क्या लगाया, रेगुलेशन, कि जो चीज तुम बना रहे हो, जो गुड्स तुम बना रहे हो, उसका प्राइस जो हम बोलेंगे आपको वो रखना पड़ेगा। और अगर आप नहीं रख रहे, तो एक तो हम आपका क्या कैंसिल करेंगे, लाइसेंस। साथ साथ ये मास्क गवर्नमेंट खुद क्या करेगा, सेल। यही तो करता है गवर्नमेंट। एक बात सोच के देखो, गवर्नमेंट क्या कह रहा है मैन्युफैक्चरर्स को जो मास्क बना रहे हैं, सोचो इसका प्राइस क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिस प्राइस को सारे सेगमेंट के लोग क्या कर पाए, अफोर्ड। अब तुमने प्राइस क्या कर दिया, जान के बढ़ा दिया। ये सेगमेंट तो इसको क्या कर पा रहा है, अफोर्ड कर पा रहा है, लेकिन दूसरा सेगमेंट तो नहीं कर पा रहा, तो दोनों के बीच में बैलेंस नहीं बन पाया ना। अब सोच के देखो गवर्नमेंट ने बैलेंस कैसे बनवाया, क्या लगाया इसके ऊपर, रेगुलेशन, कि सुन भाई प्राइस क्या नहीं कर सकता, इंक्रीज, या तो प्राइस उतना रख जितना एक्चुअल में है, और अगर तू प्राइस इंक्रीज करता है तो एक तो हम तुम्हारा क्या कैंसिल कर देंगे, लाइसेंस, और इस मास्क को गवर्नमेंट खुद क्या करेगी, सेल। अब इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं, गवर्नमेंट खुद कैसे सेल करती है। गवर्नमेंट ने सबको क्या प्रोवाइड कराई थी, वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराई थी। दो तरीके से वैक्सीनेशन मिल रही थी लोगों को, एक तो मिल रही थी फ्री जो गवर्नमेंट के सेंटर्स थे, और अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप कहां से लगवा सकते हैं वैक्सीनेशन को,
प्राइवेट से भी। ठीक है, अब मुझे बताओ प्राइवेट से अगर मैं वैक्सीनेशन लगवाने जाता हूं, ठीक है, तो क्या प्राइवेट अपने अकॉर्डिंग पैसा वसूल रहा था वैक्सीनेशन के? नहीं भाई, वैक्सीनेशन के जो प्राइस थे वो गवर्नमेंट ने क्या कर दिए थे? फिक्स। कितने में मिल रही थी? 250 से 300 रुपए। अब एक बात सोचो, मुझे बताओ वैक्सीनेशन सबको चाहिए, रिच को भी चाहिए, पुअर को भी चाहिए। गवर्नमेंट ने क्या करा? वो कंपनीज जो क्या बना रही थी? वैक्सीनेशन। पहले तो गवर्नमेंट ने बोला इन वैक्सीनेशन को हम सबको प्रोवाइड कराएंगे। कैसे प्रोवाइड कराएंगे? फ्री, जिससे दोनों के बीच में क्या बना रहे? बैलेंस। और अगर किसी को वैक्सीनेशन चाहिए, लाइन में लगना नहीं चाह रहा, या गवर्नमेंट के सेंटर पे शॉर्टेज हो रही है, हुआ नहीं, हालांकि बहुत अच्छे से मैनेज हुआ, अगर आपको जल्दी है, आपको प्राइवेट से लगवानी है, लगवा लो, प्राइवेट सेंटर पे जाके वैक्सीनेशन लगवा लो। लेकिन प्राइवेट सेंटर को क्या बोल दिया था? वैक्सीनेशन के जो पैसे हैं, प्राइस हैं, वो अपने अकॉर्डिंग क्या नहीं करोगे? चार्ज। जो हम बोल रहे हैं सिर्फ उतना चार्ज करो। बता देता हूं, मैंने प्राइवेट में लगवाया था पहला वैक्सीनेशन का डोज। जिस सेंटर पे मैं था उस सेंटर पे वैक्सीनेशन अवेलेबल, सॉरी पहला नहीं, सेकंड, पहला जो मैंने लगवाया था वो गवर्नमेंट सेंटर पे मिला मुझे। और उस टाइम पे जो गवर्नमेंट सेंटर पे वैक्सीनेशन थी वो थी कोवैक्सीन। दो आ रही थी वैक्सीन, वन इज कोविशील्ड, वन इज कोवैक्सीन। मैं वैक्सीनेशन लगवाने गया गवर्नमेंट सेंटर पे, मेरी सोसाइटी के अपोजिट एक स्कूल था, वहां पे गवर्नमेंट का सेंटर था। मैंने वहां वैक्सीनेशन जब लगवाई तो मुझे कोवैक्सीन मिली, जो मिल रही थी लगवा ली। फर्स्ट शॉट जो लिया था, दैट इज फर्स्ट डोज, वो कोवैक्सीन था। अब इसके बाद क्या हुआ? सेकंड मुझे डोज लगवाना था, मेरी डेट दैट इज 3 महीने के बाद सेकंड लग रहा था। 3 महीने हो गए, मुझे सेकंड डोज लगवाना था। अब जब मैं गवर्नमेंट सेंटर पे गया, वहां पे कोवैक्सीन नहीं था। उन्होंने बोला कोवैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है। अब मुझे बताओ, मुझे 3 महीने के बाद सेकंड जब डोज लेनी थी वो कौन सी थी? कोवैक्सीन। अब कोवैक्सीन कहां ना मिली मुझे? गवर्नमेंट सेंटर पे नहीं मिली, मैं कहां गया? प्राइवेट। मैंने प्राइवेट से बोला मुझे सेकंड डोज चाहिए, उसने बोला ठीक है। अब मैंने बोला कितने प्राइस हैं? उसने बोला सर गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखे हैं, ना तो हम इससे ज्यादा ले सकते हैं ना कम। सर कितने देने हैं? 250 रुपीज। अब सोच के देखो, गवर्नमेंट ने प्राइवेट पे क्या लगा दिया? रेगुलेशन। अगर तूने 250 से ज्यादा लिए पब्लिक से तो तेरा लाइसेंस क्या कर दूंगा? कैंसिल। और दूसरी बात, अगर तू कहता है कि 250 से ज्यादा लूंगा तो ले, लाइसेंस कैंसिल, और सारी चीजें मैं दूंगा किसको? पब्लिक को। अब मुझे बताना, मैंने यहां पॉइंट क्या लिखा है? गवर्नमेंट क्या लगाता है? रेगुलेशन। या खुद क्या करता है? किस चीज को? जो मैन्युफैक्चरर क्या बना रहा है? सर्टेन गुड्स। आगे लाइन समझ? इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये लास्ट वाला, लिख लो इसको और ध्यान से लिखना। रेगुलेशन एंड सेल ऑफ, रेगुलेशन एंड सेल ऑफ certain products, regulation and sale of certain products to ensure the health, to ensure the health and well-being, to ensure the health and well-being of society, to ensure the health एंड वेल बीइंग ऑफ सोसाइटी। यहां पे 2 वर्ड को अंडरलाइन कर लो, रेगुलेशन एंड सेल। या तो गवर्नमेंट क्या लगाएगा बेटा? रेगुलेशन। और अगर तब भी नहीं मानते तो क्या करेगा? खुद सेल करेगा, जिससे सोसाइटी के बीच में बैलेंस क्या रहे? मेंटेन। आई होप क्लियर है सबको। आप सुनो, यहां पे कंप्लीट होता है आप लोगों का सेकंड फंक्शन। पहला कौन सा पढ़ा था? एलोकेशन। दूसरा कौन सा कंप्लीट किया? रिडिस्ट्रीब्यूशन। दोनों फंक्शन क्लियर है? अब सुनिए, तीसरा फंक्शन कौन सा पढ़ना है? स्टेबलाइजेशन। लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जिनको पढ़ाना पड़ेगा। तो अब एक जो पॉइंट्स मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, अब सुनो, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो इक्विटी, हेडिंग डालो इक्विटी वर्सेस एफिशिएंसी, और इस पे लिख लेना इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहां पे मैंने क्या लिखा है? इक्विटी वर्सेस एफिशिएंसी।
इस कॉन्सेप्ट को एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, दैट इज इस कॉन्सेप्ट से एग्जाम में एमसीक्यू जरूर आएगा। अब देखना जरा, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। सर इक्विटी का मतलब क्या होता है? इन सिंपल मीनिंग इक्विटी का मतलब होता है जो इनकम है वो इनकम किससे वसूलो? टैक्स की फॉर्म में वसूलो। किससे? रिच से, और पुअर को दो। इसका मतलब इक्विटी का मतलब सिंपल सा है, पुअर पीपल को एक तरीके से क्या करना? अपलिफ्ट। सिंपल मतलब इक्विटी का मतलब है पुअर पीपल को क्या करना? अपलिफ्ट। अब पुअर पीपल को अपलिफ्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या वसूल रहा है? टैक्स नहीं बोलेंगे, प्रोग्रेसिव टैक्स। किससे वसूल रहा है? तो यहां पे एफिशिएंसी का सिंपल सा मतलब है रिच लोगों से क्या वसूला जा रहा है? प्रोग्रेसिव टैक्स। यहां तक क्लियर? अब थॉट लगाओ, थॉट। भैया रिच लोगों की इनकम बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो गवर्नमेंट उन पे क्या इंक्रीज करता जा रहा है? टैक्स। और वो टैक्स किसको देता जा रहा है? पुअर को, इन दी फॉर्म ऑफ सब्सिडीज। अब मुझे सोच के बताओ, ये काम हो रहा है, इससे पुअर लोग तो क्या हो रहे हैं? खुश। लेकिन रिच लोग क्या हो रहे हैं? नाराज। समझो इस चीज को बेटा, ये हुआ था एक प्रॉब्लम। सोच के देखो, रिच लोगों से गवर्नमेंट वसूल रहा है टैक्स। सर रिच लोग रिच होते जा रहे हैं तो टैक्स भी क्या होता जा रहा है? इंक्रीज। और वो टैक्स रिच लोगों से गवर्नमेंट वसूल रहा है और किसको दे रहा है? पुअर को। अब सोचो, पुअर लोग तो खुश हो रहे हैं लेकिन रिच लोग क्या हो रहे हैं? अब सोच के देखो क्या हुआ, सिनेरियो सोचो। भैया एक एग्जांपल, रिलायंस, ठीक है, टाटा, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इन पे गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इनसे टैक्स वसूलता है, ऐसे ही होता है। और पुअर लोगों को इन दी फॉर्म ऑफ सब्सिडीज गवर्नमेंट टैक्स को देता है। तो जिससे पुअर लोग तो खुश हो रहे हैं लेकिन रिच लोग नाराज हो रहे हैं। अब क्या हुआ? अब इसकी वजह से क्या हुआ? सुनो, इसकी वजह से जो रिच लोग थे, ठीक है, वो क्या हो चुके थे? नाराज। जिसको बोल रहे हैं रिच लोग हो गए थे डिसइंसेंटिव। सर डिसइंसेंटिव का मतलब रिच लोग हो गए बेटा गवर्नमेंट से डिस्करेज। और रिच लोगों ने क्या कहा? रिच लोगों ने ये कहा, भाई ऐसा है, हम तो इंडिया में अब क्या नहीं करेंगे? इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब हमारा जो भी बिजनेस है जो अभी तक हम इंडिया में कर रहे हैं, उस बिजनेस को अब हम लोग शिफ्ट कर देंगे किसी दूसरी कंट्री में। इसका मतलब सीधा सा है, भैया रिच लोगों से गवर्नमेंट टैक्स वसूल रहा है, उनकी जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है टैक्स भी बढ़ाया जा रहा है और पुअर को दिए जा रहा है। पुअर लोग तो खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम किसको आ गई यहां? और रिच लोग क्या हो गए? सीधी सी बात है, नाराज। यही होगा। अब मुझे बताओ, रिच लोगों ने क्या कर दिया? रिच लोग हो गए बेटा डिसइंसेंटिव। इसका मतलब क्या हो गए? किससे डिस्करेज हो गए? गवर्नमेंट से। रिच लोगों ने बोल दिया हम तो अब इस कंट्री में क्या नहीं करेंगे? इन्वेस्टमेंट का मतलब पूरा का पूरा बिजनेस यहां से कहां शिफ्ट कर देंगे? दूसरी कंट्री। अब मुझे सोच के बताओ, रिलायंस, टाटा, जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है, अगर ये इंडिया से अपना पूरा का पूरा बिजनेस उठा के कहीं और ले जाते हैं तो क्या होगा? इंडिया की तरक्की होगी? तो इसका मतलब प्रॉब्लम क्या आ गई? जो कंट्री है ना उसका क्या नहीं होगा? याद करो, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा। अब मुझे बताओ क्या हुआ? अब मुझे बताओ क्या हुआ? एक तो प्रॉब्लम क्या हो गई, जब सारे रिच लोग क्या हो गए? डिस्करेज। उन्होंने बोल दिया हम इंडिया में क्या नहीं करेंगे? इन्वेस्टमेंट। हम अपना सारा बिजनेस उठा के दूसरी कंट्री में ले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं देश में प्रॉब्लम आ जाएगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा। ये होगा हाँ या ना? तो बेटा एक मिनट, तो बेटा गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को इक्विटी और एफिशिएंसी, इसका मतलब इन दोनों में भी क्या बनाना पड़ेगा? बैलेंस। गवर्नमेंट ये नहीं कर सकता कि भैया रिच लोगों से सारा टैक्स वसूलता रहे और पुअर को देता रहे। इसका मतलब गवर्नमेंट को इक्विटी और एफिशिएंसी में भी क्या बनाना पड़ेगा? इसका मतलब पुअर को गवर्नमेंट क्या करे? खुश करे, लेकिन रिच को भी क्या ना करे? नाराज। पॉइंट सुन लो, वर्ड क्या आ रहा है? इक्विटी तो क्या करे? गवर्नमेंट बनाए। इक्विटी मतलब पुअर लोगों को अपलिफ्ट करे, लेकिन एफिशिएंसी पे
मिनिमम एफिशिएंसी पे मिनिमम क्या आए, कॉस्ट। इसका मतलब सीधा सा है, सुन लो, मिनिमम एफिशिएंसी कॉस्ट मेंटेन करे जिससे इक्विटी भी क्या हो, अपलिफ्ट। लाइन समझ आ रही मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, लाइन समझ आ रही है। अब ये रिच और पुअर की बात नहीं हुई है यहां पे, इन्होंने बात किसकी करी है, इक्विटी एफिशिएंसी। इक्विटी का मतलब क्या है, सिंपल मतलब पुअर लोगों को क्या करना, अपलिफ्ट। एफिशिएंसी का मतलब रिच लोगों से क्या वसूलना, टैक्स। सारा टैक्स वसूलते रहें, अगर सारा टैक्स रिच लोगों से वसूलते रहेंगे तो रिच क्या हो जाएंगे, नाराज को क्या बोला, डिस्करेज। किससे, गवर्नमेंट से। क्या नहीं करेंगे वो, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे कंट्री में, तो बेटा कंट्री का क्या नहीं होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये भी तो एक प्रॉब्लम आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं किसके बीच में बैलेंस बनाना पड़ेगा, इक्विटी एफिशिएंसी। पुअर को अपलिफ्ट करो लेकिन रिच को भी क्या ना करो, डिस्करेज। इसका मतलब रिच का मतलब एफिशिएंसी कैसी होनी चाहिए, मिनिमम, और इस मिनिमम कॉस्ट पे जो एफिशिएंसी है इससे इक्विटी को क्या करो, अपलिफ्ट। आगे लाइन समझ, सुन लो, एमसीक्यू है। और ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, सर ये कॉन्सेप्ट कहां से आ गया बीच में, एफिशिएंसी मिनिमम कॉस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिनिमम कॉस्ट एफिशिएंसी, अचीविंग एफिशिएंसी एट मिनिमम कॉस्ट। इसका मतलब रिच लोगों को क्या करो, टैक्स तो वसूलो लेकिन क्या मत करो, डिस्करेज। अगर रिच लोग डिस्करेज हो गए तो बेटा वो क्या नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट। कहां चले जाएंगे, अदर कंट्री में। और बेटा हमारी कंट्री का क्या नहीं होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ। क्लियर है, तुम्हारे मॉड्यूल में बीच में पैराग्राफ में दे रखा है ये पॉइंट, और यहां से एमसीक्यू उठाया है मल्टीपल टाइम्स। अब हेडिंग जैसे मैंने डलवाई है वैसे रखना और लिख लेना इसके बीच, इसको इंपॉर्टेंट लिखो, इक्विटी वर्सेस एफिशिएंसी, और ब्रैकेट में लिखना कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन। कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, और लड़ाई तो हो गई थी ये किसके बीच में, इक्विटी और एफिशिएंसी। कौन नाराज हो गया और कौन खुश हो रहा था, तो गवर्नमेंट को लगा भाई रिच तो नाराज हो गए, तो रिच तो हमारी कंट्री में क्या नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट, दूसरे देश में चले जाएंगे और हमारे देश का भला नहीं होगा। तो बेटा क्या मेंटेन रखो, बैलेंस। लिखो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, ब्रैकेट में लिखना है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इक्विटी एंड एफिशिएंसी, और इंपॉर्टेंट लिख लो। तो तुमने हेडिंग क्या डाली है, इक्विटी वर्सेस एफिशिएंसी, जिसके ब्रैकेट में मैंने लिखवाया कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इक्विटी एंड एफिशिएंसी। इक्विटी ज्यादा होनी चाहिए, अरे इक्विटी ज्यादा होनी चाहिए हां, लेकिन एफिशिएंसी कैसी होनी चाहिए, मिनिमम कॉस्ट। दैट इज पुअर को खुश तो करना है, अपलिफ्ट तो करना है, लेकिन रिच को भी क्या नहीं करना, डिस्करेज। तो लिखो ध्यान से, लाइन डैश डाल के लिखो, पैराग्राफ में ग्रेटर इक्विटी, ग्रेटर इक्विटी कैन बी अचीव थ्रू हायर टैक्स ऑन रिच। ग्रेटर इक्विटी कैन बी अचीव थ्रू, ग्रेटर इक्विटी कैन बी अचीव थ्रू हायर टैक्स ऑन रिच, बट ध्यान से लिखना आप आगे, बट हाई रेट ऑफ टैक्स, बट हाई रेट ऑफ टैक्स क्या करेगा ये, बट हाई रेट ऑफ टैक्स एक्ट एज, बट हाई रेट ऑफ टैक्स एक्ट एज डिसइंसेंटिव, but high rate of tax act as disincentive to rich, but high rate of tax act as disincentive to rich, which discourage rich people, which discourage rich people from making investment, which discourage rich people from making investment। लाइन समझ आ गई, क्या तुमने करा, इक्विटी को क्या करा,
अरे इक्विटी को क्या किया, अपलिफ्ट। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गई, रिच लोग क्या हो गए, डिस्करेज, और उन्होंने क्या नहीं करा, इन्वेस्टमेंट। यहां तक क्लियर, फुल स्टॉप। इससे क्या होगा, इससे देश पे नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, यस या नो? और वो नेगेटिव इंपैक्ट क्या होगा, देश का इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा। तो फुल स्टॉप के बाद लिखो, दिस विल हैव negative, this will have negative impact, this will have negative impact for economic growth, this will have negative impact for economic growth, therefore, अब आएगा इंपॉर्टेंट लाइन, पूरी लाइन अंडरलाइन करनी है यहां से, therefore redistribution should be in such a way, therefore redistribution should be in such a way with, ध्यान से लिखना, with minimum what, minimum कौन सी कॉस्ट, with minimum efficiency cost, with minimum efficiency cost, by carefully balancing, with minimum efficiency cost, by carefully balancing equity and efficiency. अंडरलाइन करो यहां पे, therefore के बाद मिनिमम एफिशिएंसी कॉस्ट तक, और ये एज इट इज पूरी लाइन एग्जाम के अंदर आई थी तुम्हारे एमसीक्यू, विद मिनिमम एफिशिएंसी कॉस्ट बाय केयरफुली बैलेंसिंग इक्विटी एंड एफिशिएंसी। लाइन समझ आ गई सबको, ये बोलिए। अब नेक्स्ट, अब जो पॉइंट्स तुम्हें लिखवा रहा हूं, नेक्स्ट हेडिंग डालो, फिस्कल फेडरलिज्म। फिस्कल फेडरलिज्म, अब ये दो तीन जो पॉइंट्स मैं तुम्हें अब लिखवा रहा हूं, ये एक्चुअल में ये पॉइंट्स पे भी एमसीक्यू है। आप सुनो, फिस्कल फेडरलिज्म एक टर्म है, ठीक है, और इस टर्म को भी, दैट इज फिस्कल फेडरलिज्म एक टर्म है, इस टर्म को भी किसने इंट्रोड्यूस किया था, रिचर्ड मसग्रेव। इसका मतलब पहला एमसीक्यू, फिस्कल फेडरलिज्म टर्म को किस इकोनॉमिस्ट ने दैट इज इंट्रोड्यूस किया था, आंसर इज रिचर्ड मसग्रेव। रिचर्ड मसग्रेव ने इतनी सारी टर्म्स इंट्रोड्यूस तो कर दी, सर पढ़नी हमें पड़ रही है, ये तो चले गए भाई साहब इंट्रोड्यूस करके, हमारी जान को आफत दे गए। चलो सुन लो, कोई बात नहीं, अब प्लीज, और लिख के मत आ जाना कहीं, कैमरा वैसे ऑन है। अब प्लीज सुनो, सर फिस्कल फेडरलिज्म होता क्या है, बस इतना बताओ। अगर मैं बात करूं, गवर्नमेंट कितनी होती है, एक गवर्नमेंट होती है, एक। अगर मैं बात करूं, जनरली तुम पढ़ते हो सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, यही पढ़ते हो। अभी मैं बात कर रहा हूं फिलहाल के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को कई बार हम लोग क्या बोल देते हैं, यूनियन पार्लियामेंट। वर्ड बता रहा हूं, इंटरचेंजेबली यूज होंगे, अभी समझ आ जाएगा सर फिस्कल फेडरलिज्म है क्या, 2 मिनट का। स्टेट गवर्नमेंट को कई बार हम लोग क्या बोल देते हैं, रीजनल। दैट इज, अगर मैं रीजनल लेवल की बात करता हूं, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट। अगर मैं यूनियन लेवल की बात करता हूं या पार्लियामेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां तक के लिए इतना सीमित रखो। अब सुनो, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के दोनों के फंक्शन सेम होते हैं या अलग होते हैं? मैडम फोन को बंद करो थोड़ी देर के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो फंक्शंस होते हैं वो सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं? दैट इज, सेंट्रल गवर्नमेंट के फंक्शंस अलग होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शंस अलग होंगे, यस या नो? सिंपल सा मतलब है, स्टेट गवर्नमेंट के क्या फंक्शंस हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या फंक्शंस हैं, इन दोनों के फंक्शंस को डिफाइन किया, किसने डिफाइन किया? फिस्कल फेडरलिज्म। दैट इज, फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब होता है कि स्टेट गवर्नमेंट को ये फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। ये मतलब होता है इस टर्म का। सिंपल सा मतलब है,
सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो फंक्शंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ये बताया गया है फिस्कल फेडरलिज्म टर्म के थ्रू। और ये टर्म किसने इंट्रोड्यूस करी? रिचर्ड मसग्रेव। और रिचर्ड मसग्रेव ने इस टर्म को इंट्रोड्यूस करते टाइम आर्ग्यूमेंट किया। सर क्या आर्ग्यूमेंट किया? कि सेंट्रल गवर्नमेंट को परफॉर्म करने पड़ेंगे दो फंक्शन। सर वो दो फंक्शन कौन से हैं? रीडिस्ट्रीब्यूशन, स्टेबलाइजेशन। और स्टेट गवर्नमेंट परफॉर्म करेगा कौन सा फंक्शन? एलोकेशन। अब वापस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म? फिस्कल फेडरलिज्म एक टर्म है, किसने इंट्रोड्यूस करी? रिचर्ड मसग्रेव ने इस टर्म के थ्रू क्या बताने की कोशिश करी? कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग क्या हैं? फंक्शंस। सेंट्रल के अलग फंक्शन, स्टेट के अलग फंक्शन। अब अगर मैं बात करूं, रिचर्ड मसग्रेव ने फिस्कल फेडरलिज्म में आर्ग्यूमेंट भी किया कि तीन फंक्शंस की बात कर रहे हैं अभी हम, रीडिस्ट्रीब्यूशन, स्टेबलाइजेशन, एलोकेशन, जिसमें तुम दो पढ़ चुके हो। एलोकेशन फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा? स्टेट। और रीडिस्ट्रीब्यूशन और स्टेबलाइजेशन सेंट्रल। यह बोला गया रिचर्ड मसग्रेव के थ्रू, और इस टर्म का नाम क्या पड़ा? फिस्कल फेडरलिज्म। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल सिंपल एमसीक्यू है। एमसीक्यू क्या है? फिस्कल फेडरलिज्म इंट्रोड्यूस किया था किसने? फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब क्या है? डिवीजन ऑफ व्हाट? फंक्शंस बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। अब इसमें फिस्कल फेडरलिज्म टर्म में रिचर्ड मसग्रेव ने आर्ग्यूमेंट किया कि तीन फंक्शन में से दो फंक्शन, कौन से दो फंक्शन है जो स्टेट परफॉर्म, सॉरी जो सेंट्रल परफॉर्म करेगा? दो फंक्शन कौन से? रीडिस्ट्रीब्यूशन, स्टेबलाइजेशन। कौन सा फंक्शन है जो स्टेट परफॉर्म करेगा? ये आर्ग्यूमेंट किया था इसने। यहां तक क्लियर है? लिखो पहले अलग से। अभी आ रहा हूं इस पे। अभी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूंगा। सर कॉन्स्टिट्यूशन की बात तुम लॉ में पढ़ोगे, अच्छी बात है, यहां पे भी कुछ दे रखे हैं पॉइंट्स, उस पर भी बात करूंगा। पहले तो हेडिंग डालो फिस्कल फेडरलिज्म और लिख लो एमसीक्यू आया हुआ है, अपने हिंदी में लिख लो। आगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया है। अभी होमवर्क देके जा रहा हूं आज। हंस रहे हो ना तुम लोग? पढ़ते तुम लोग हो नहीं। लिखो, चलो पॉइंट्स में आंसर लिख लेना। पहला पॉइंट लिख लो इसके अंदर, फिस्कल फेडरलिज्म इज अ टर्म। फिस्कल फेडरलिज्म इज अ टर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय विच इकोनॉमिस्ट? तो लिखिए रिचर्ड मसग्रेव। फिस्कल फेडरलिज्म इज अ टर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय रिचर्ड मसग्रेव, कॉमा इसी के साथ लिख लो, कॉमा deals with division of government functions, deals with division of government functions among different levels of government, deals with division of government functions among different levels of government। इसका मतलब रिचर्ड मसग्रेव बोलता है कितने लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं? जनरली सेंट्रल, स्टेट। हर गवर्नमेंट का अपना अलग क्या है? फंक्शन। तो यहां पे अंडरलाइन करो, डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट फंक्शन। फंक्शंस की बात हो रही है, पावर की बात नहीं हो रही है। सुन लो, पावर की बात नहीं करिए, अभी किसकी बात कर रही है? फंक्शंस की। अब यहां पे डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में क्या आ सकते हैं? ब्रैकेट में लिख लो अपने समझने के लिए, सेंट्रल एंड स्टेट। सेंट्रल एंड स्टेट। अब इसी के अंदर सेकंड पॉइंट, इसमें रिचर्ड मसग्रेव क्या कर रहे थे? आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट में रिचर्ड मसग्रेव क्या कहना चाह रहे थे? कि एलोकेशन फंक्शन कौन करेगा? सेंट्रल नहीं, स्टेट। एलोकेशन स्टेट का है और रीडिस्ट्रीब्यूशन, स्टेबलाइजेशन सेंट्रल। तो सेकंड पॉइंट यही लिखवा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है ये भी, अभी तक एमसीक्यू नहीं आया, आ सकता है। मसग्रेव argued that central government should be responsible
Musgrave argue that central government should be responsible. Musgrave argue that central government should be responsible for performing functions related to stabilization and income redistribution. Should be responsible for performing functions related to stabilization and income redistribution and allocation of resources should be the responsibility and allocation of resources should be the responsibility of, क्या लिखोगे? should be the responsibility of state government. should be the responsibility of state government. अब यहां पे दो चीज अंडरलाइन कर लो. सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या फंक्शंस हैं, वो दोनों फंक्शंस, वन इज, अरे बोलोगे, स्टेबलाइजेशन, सेकंड वन इज इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन या सिंपल रीडिस्ट्रीब्यूशन, और स्टेट का कौन सा फंक्शन है? एलोकेशन. आई होप क्लियर है ये. अब इस एक और छोटा सा टॉपिक है, हेडिंग डालो, हेडिंग आर्टिकल, वापस आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. अब जो भी प्लीज बातें कर रहे हैं 5-7 मिनट के लिए इसको सुन लो. सिंपल सा टॉपिक है और ये तुम्हारा होमवर्क है बेटा. आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ के आओगे और यहां पे आके एक एक करके समझाओगे मुझे, और तुम लोगों की रिकॉर्डिंग भी होगी और रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पे अपलोड करूंगा और सोशल मीडिया पे पब्लिश करूंगा. हंस क्यों रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? आओ कोई आओ. तुमने पढ़ा, एक मिनट, तुम लोगों ने लॉ में पढ़ा है? अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में क्या कहते हैं? कौन सा? विधान. तो बोलते क्यों नहीं हो फिर सही तरीके से? अच्छा सुन लो, बस एक लाइन प्लीज सुन लो. अब एक मिनट, क्या है एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 246 में क्या लिखा है ये बताया गया, एक ओवरव्यू, कुछ भी नहीं. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 246 में क्या लिखा है ये बताया गया है कि स्टेट, सुन लो, स्टेट एज वेल एज सेंटर, बात कर रहा हूं, स्टेट एज वेल एज सेंटर, स्टेट कौन से ऐसे, वापस कौन से ऐसे मैटर्स है, मैटर्स की जगह वर्ड क्या लिखा है? आइटम्स. दैट इज स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा है. स्टेट कौन कौन से ऐसे मैटर्स हैं या कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं जिसपे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगा. ठीक है, कौन कौन से ऐसे मैटर्स हैं, कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बनाएगा? लॉ. सिंपल सा मतलब, अगर एग्जाम में आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 246 क्या बोलता है, क्या बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर स्टेट कौन कौन से आइटम्स पे या कौन कौन से मैटर्स से रिलेटेड क्या बनाएगा? लॉ. और सेंटर कौन कौन से मैटर्स, कौन कौन से आइटम्स से रिलेटेड क्या बनाएगा? लॉ. इसका सिंपल सा मतलब सुनो, इसका सिंपल सा मतलब वापस सुन लो. 246 जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें 3 लिस्ट हैं. प्लीज सुन लो, इंपॉर्टेंट है सर. एक लिस्ट है जिसको बोला गया यूनियन लिस्ट, सेकंड लिस्ट है जिसको बोला गया स्टेट, और एक थर्ड लिस्ट है जिसको बोला गया कॉन्करेंट लिस्ट. सर लिस्ट ऑफ आइटम्स है. यूनियन लिस्ट में वो सारे क्या लिखे हुए हैं बेटा? वो सारे मैटर्स लिखे हुए हैं जिन मैटर्स पे कौन लॉ बनाएगा? स्टेट लिस्ट का मतलब कुछ मैटर्स हैं वो लिखे हुए हैं जिसपे कौन लॉ बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट.
और कुछ ऐसे मैटर्स हैं, सुन लो, कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिस पे दोनों गवर्नमेंट मिलके क्या बनाएंगे, लॉ। वापस, कुछ मैटर्स हैं जिस पे लॉ कौन बना रहा है, सेंटर। कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिस पे लॉ कौन बना रहा है, और कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिस पे दोनों गवर्नमेंट मिलके क्या बनाएंगे, लॉ। आप सुनो, जिस लिस्ट में दोनों गवर्नमेंट का नाम लिखा है उस लिस्ट का नाम कॉन्करेंट। अब एक बस एग्जांपल, यहां पे और यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सपोज करो दोनों गवर्नमेंट मिलके इस मैटर पे लॉ बना रहे हैं और दोनों में कॉन्फ्लिक्शन हो गया, हो सकता है ना भाई। स्टेट कुछ और कह रहा है, एक ही मैटर पे दोनों गवर्नमेंट मिलके लॉ बना रहे हैं ना। स्टेट कह रहा नहीं ऐसा होना चाहिए, सेंटर कह रहा नहीं ऐसा होना चाहिए, दोनों में क्या हो गया। तो बेटा फिर जो सेंटर बोलेगा वो क्या करेगा, वो चीज होगी प्रिवेल। याद रखना, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो मैटर्स हैं इस पे लॉ कौन बनाएगा, दोनों बनाएंगे। दोनों मिलके एक ही मैटर पे अगर लॉ बना रहे हैं तो दोनों की बात अलग अलग हो सकती है। तो बेटा कॉन्फ्लिक्ट आएगा दोनों के बीच में, तो किसकी बात सुनेंगे, यह बोला गया आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप क्लियर है। आप सुन लो, एक एग्जांपल देके समझा देता हूं, तुम्हें लिस्ट याद नहीं करनी है, अच्छा है बच गए। सुन लो, अगर मैं बात करता हूं डिफेंस, एक मैटर बात करता हूं डिफेंस। डिफेंस में सब कुछ आता है, आर्मी, नेवी। इस पे ये जो मैटर है ना डिफेंस, इस डिफेंस वाले मैटर पे लॉ कौन बनाएगा, सेंटर। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इनकम की बात कर रहा हूं, ये एक मैटर है भाई, एग्रीकल्चर इनकम ये एक मैटर है, इस पे लॉ कौन बनाएगा। और शादी, डाइवोर्स, ऐसे कुछ मैटर्स होते हैं जिस पे दोनों गवर्नमेंट मिलके क्या बनाते हैं, लॉ। तो मेरा क्वेश्चन है, डिफेंस कौन सी लिस्ट में लिखा है, एग्रीकल्चर इनकम, और मैरिज, डाइवोर्स, कॉन्करेंट लिस्ट। अब मैं कह रहा हूं एक मैटर था मैरिज, या एक मैटर है डाइवोर्स, उस पे लॉ कौन सी गवर्नमेंट बना रही है, दोनों मिलके। दोनों के अलग अलग व्यू हो सकते हैं ना, दोनों में क्या आ गया, तो किसकी बात सुनेंगे, क्लियर है यहां तक। लिख लो इसको, लिखवा रहा हूं, कल के लिए नहीं छोड़ रहा। हेडिंग डाल लो प्लीज, हेडिंग डाल लो, आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंपॉर्टेंट है, न्यूली टॉपिक ऐड हुआ है ये। आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डैश डाल के लिख लो, और इसमें मुझे सिर्फ ये 3 नाम ही लिखवाने हैं बस, और कुछ नहीं। डैश डाल के लिखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड डिवीजन ऑफ पावर्स। Constitution of India provided division of powers between central and state government. Constitution of India provided division of powers between central and state government. Full stop. Article 246. Article 246 of Constitution, Article 246 of Constitution classify powers into कितने लिस्ट, into 3 लिस्ट। क्लासीफाई पावर्स into 3 लिस्ट। अब 1 2 3 करके लिखो, यूनियन लिस्ट, डैश डाल के एक लाइन, यूनियन लिस्ट, डैश डाल के एक लाइन, कंटेन आइटम्स स्लैश मैटर्स। यूनियन लिस्ट में कौन से आइटम होंगे जिस पे लॉ कौन बनाएगा, तो ये लिखवा रहा हूं, यूनियन लिस्ट डैश कंटेन्स आइटम्स स्लैश मैटर्स ऑन विच यूनियन पार्लियामेंट, यूनियन पार्लियामेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा है, ऑन विच यूनियन पार्लियामेंट
alone, on which union parliament alone can legislate. That is simple, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा इन आइटम्स से रिलेटेड लॉ, जिसको यहां यूनियन पार्लियामेंट बोल रहा है। सेकंड कौन सी लिस्ट है? डैश डाल के लिखो, स्टेट लिस्ट। सेकंड डैश डाल के, कंटेन आइटम्स स्लैश मैटर्स, कंटेन्स आइटम्स स्लैश मैटर्स ऑन विच स्टेट लेजिस्लेट। क्लियर है? थर्ड एंड लास्ट लिस्ट इज कॉन्करेंट लिस्ट। कौन बनाएगा इस पे लॉ? दोनों। लिखो कॉन्करेंट लिस्ट, डैश डाल के लिखो, दिस लिस्ट, डैश डाल के, दिस लिस्ट कंटेन्स आइटम्स, this list contains items on which both parliament का मतलब यहां क्या हुआ? ब्रैकेट में लिखो यूनियन, इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं यहां पे। ऑन विच बोथ पार्लियामेंट, ब्रैकेट में लिखो यूनियन एंड स्टेट कैन लेजिस्लेट। यहां तक लाइन समझ आ गई? अब बस मुझे बताओ, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो किसकी बात सुनेंगे? तो एक फुल स्टॉप में इसमें एक लाइन और लिखनी है, इन इवेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इन इवेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन कॉन्करेंट लिस्ट, इन इवेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन कॉन्करेंट लिस्ट, कॉमा, law passed by center, law passed by center prevails, that is जो सेंटर ने बोला वो माना जाएगा। लॉ पास्ड बाय सेंटर प्रिवेल्स। लास्ट लाइन को जरा अंडरलाइन कर लो, एमसीक्यू पूछ सकता है। आज के सेशन को यहीं रोकता हूं, इससे आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय।